another video. Today we will start a new chapter. तो इसमें सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है ड्यूअलिज्म और डायोकोटमी क्या है ज्योग्राफी में। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। किसी भी टॉपिक को दो अलग अलग तरीके से पढ़ना वो तो हो गया ड्यूअलिज्म, और किसी जो टॉपिक है उसके दो एक्सट्रीम एंड्स को यानी कि दो डिफरेंट अगर चीज हैं तो वो हो गया डायोकोटमी। जैसे कि अगर मान लीजिए इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म ये दो चीज हम स्टडी करते हैं तो ये हो जाएगी डायोकोटमी, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसमें जो नेचर है उसको सुप्रीम बताया गया है और पॉसिबिलिज्म में मैन को सुप्रीम बताया गया है। तो ये तो हो गई डायोकोटमी, यानी कि इसमें दो अपोजिट एंड्स हैं। लेकिन अगर हम किसी टॉपिक को अगर दो अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा ड्यूअलिज्म। जैसे कि हमारी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी या फिर रीजनल ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में क्या है कि जो पूरी ज्योग्राफी है उसको रीजन वाइज पढ़ा जाता है, यानी कि रीजन्स में डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड करके उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लाइमेटिक, फिजिकल कंडीशंस, टोपोग्राफी वगैरह सब ऐसे पढ़ा जाता है रीजन वाइज। और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में क्या है कि पूरे वर्ल्ड की जो है पहले पूरे वर्ल्ड की फिजिकल फीचर्स, फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऐसे होल पढ़ा जाता है पूरी एक यूनिट को एक साथ। अगर हम देखें तो इसमें दोनों ही तरीके से जो कंसेप्ट है वो सेम ही है, उसमें जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सेम निकल के आएगा, चाहे हम उसको रीजन में डिवाइड करके पढ़ ले चाहे उसको इकट्ठा करके पढ़ ले। तो ये तो हो गया हमारा ड्यूअलिज्म। तो यानी कि इससे हम ये समझे कि किसी एक टॉपिक को दो अलग अलग तरीके से पढ़ना क्या होता है ड्यूअलिज्म, और किसी टॉपिक में अगर दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, दो अपोजिट एंड्स हैं तो वो हो गया डायोकोटमी। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें पढ़ना है कि ड्यूअलिज्म क्या क्या है ज्योग्राफी में। सबसे पहले आता है फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स, जैसे कि इसमें आते हैं क्लाइमेटोलॉजी, फिर हाइड्रोलॉजी, ओशिनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, पेडोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में क्लाइमेट के बारे में, हाइड्रोलॉजी में वाटर के बारे में, ओशिनोग्राफी में ओशंस के बारे में, जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में जो कि हमारा चैप्टर 1 था उसमें फिजिकल फीचर्स के बारे में, पेडोलॉजी में सॉइल के बारे में। तो ये हो जाते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स, फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट नेम गिवन है, हिकेटियस, इमैनुअल कांत, हम्बोल्ट, ये सब आपको याद करनी है कि फिजिकल फीचर्स के अंडर कौन कौन से नेम्स दिए गए हैं। ये बुक्स जो दी हुई हैं जैसे कि वेरिनियस की है ज्योग्राफिया जर्नलिस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है और इसी से ही ड्यूअलिज्म जो है स्टार्ट हुआ था। ड्यूअलिज्म ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस किया है वेरिनियस ने। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको याद करनी है। उसके बाद आता है फिजिकल ज्योग्राफी किसने लिखी है, बाय मार्स सोमरविले। और फिजियोग्राफी किसने लिखी है, हेनरी हेक्सले। ये बुक्स हैं आपको याद करनी है। नेक्स्ट आता है इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या है, इसमें जो है ज्योग्राफी ह्यूमन के अराउंड स्टडी की जाएगी। फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिकल फीचर्स के अराउंड ज्योग्राफी स्टडी की जाती है। तो इससे ड्यूअलिज्म ये क्या है कि इसमें जो है कंसेप्ट जो है वो अलग अलग है, मेथड जो है, कंटेंट जो है वो अलग अलग है पढ़ने का। तो ये है इसमें पहला ड्यूअलिज्म जो है फिजिकल वर्सेस ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे हम, कल्चरल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, अर्बन, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये सारी चीजें आती हैं हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी में। इसके बाद ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम आता है विडाल डी लाब्लाश का। ये आपको इस तरह से ही पढ़ना है कि जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो है ज्योग्राफर्स के नाम दिए गए हैं। ऐसे ह्यूमन ज्योग्राफी में कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर्स के नाम दिए गए हैं। जैसे कि इसमें हार्टशोन हो गया, विडाल डी लाब्लाश होगा, ऐसे ही। उसके बाद आता है रीजनल एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी। रीजनल एंड सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में क्या है, सिस्टमैटिक ज्योग्राफी करती है कि पूरी एक होल जो वर्ल्ड है उसको एक होल यूनिट की तरह स्टडी करती है। इसमें जो नेम आता है वो आता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का। उसने फाउंडेशन ले की थी सिस्टमैटिक ज्योग्राफी की। और रीजनल ज्योग्राफी में किसका नेम आता है, रिचर्ड हार्टशोन का। इनकी बुक का नेम है नेचर ऑफ ज्योग्राफी। रीजनल ज्योग्राफी में जैसे कि मैंने समझाया इसमें रीजन वाइज उसके
हर एक जो रीजन में डिवाइड करेंगे, पूरे वर्ल्ड को डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देंगे, हर एक रीजन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाएगा और फिर उन सभी को कंपाइल करके रीजन वाइज जो है वो जो टेक्स्ट रेडी किया जाएगा वो रीजन वाइज रेडी किया जाएगा। इसी तरह से जो सिस्टमैटिक ज्योग्राफी है उसमें पूरे वर्ल्ड को एक होल यूनिट की तरह स्टडी किया जाएगा। ये दोनों है इसका बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। और इन दोनों में जो भी नेम है ऑथर्स के वो आपको याद करने हैं, जो भी मेन मेन ज्योग्राफर्स के नेम गिवन है डिफरेंट डिफरेंट रीजनल ज्योग्राफी के लिए किन्होंने सपोर्ट किया है और सिस्टमैटिक ज्योग्राफी के लिए किन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। क्वालिटेटिव ज्योग्राफी में क्या है, इसमें क्वालिटी की तरफ ध्यान दिया गया, यानी कि इसमें ज्यादा नॉर्म्स या फिर फैक्ट्स की तरफ ना ध्यान देकर कि जो हम स्टडी कर रहे हैं उसकी यूनिकनेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी थ्योरीज पे हाइपोथेसिस बनाने पे ध्यान दिया गया है क्वालिटेटिव में। यानी कि ये क्या है, एक सब्जेक्टिव और इंडक्टिव अप्रोच है। ये आपको याद रखना है कि क्वालिटेटिव क्या है, इंडक्टिव, और क्वांटिटेटिव क्या है, डिडक्टिव। ये देखिए डिडक्टिव अप्रोच है ये। और इसमें जो डेविड हार्वे है ना, ये है क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया था ना उसके सबसे बिगेस्ट क्रिटिक हैं, और इन्होंने क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को बोला था कि ये ज्योग्राफी में एक सिविल वॉर है। यानी कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन को डेविड हार्वे ने सिविल वॉर का नाम दिया था ज्योग्राफी में। ठीक है, इसके बाद आता है क्वांटिटेटिव ज्योग्राफी। इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्स, नॉर्म्स इनकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाता है और इसमें जनरलाइजेशन बनाई जाती है। अगर आपके पास फैक्ट्स होंगे तो उनके बेस पे आप एक स्पेसिफिक जनरलाइजेशन बना सकते हैं। तो इस वजह से जो क्वांटिटेटिव है ये डिडक्टिव अप्रोच है और इसमें जनरलाइजेशंस की ओर ध्यान दिया जाता है। और इसमें सबसे बिगेस्ट नेम आता है आई ब्रेटन का। इनकी बुक थी वो थी क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एंड थ्योरेटिकल ज्योग्राफी। कब आई थी, 1963 में। नेक्स्ट आता है हमारा इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक अप्रोच। इडियोग्राफिक में क्या है और नोमोथेटिक में क्या है। इडियोग्राफिक में इसमें ये सब्जेक्टिव है, इसमें जो स्टडी है वो जो एरिया है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसकी यूनिकनेस और उसकी जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसको डिफरेंट बनाती हैं उस पर ध्यान दिया गया है। जबकि जो नोमोथेटिक अप्रोच है इसमें जनरलाइजेशन की ओर ध्यान दिया गया, यानी कि ये क्वांटिटेटिव हुई और ये हुई क्वालिटेटिव। तो इसमें आपको याद रखना है सबसे बड़ा नाम है इडियोग्राफिक अप्रोच में कांट का, इमैनुअल कांट का। और ये सभी और जितने भी ज्योग्राफर्स के नेम दिए गए हैं ये आपको याद करने हैं कि किसने इडियोग्राफिक अप्रोच को सपोर्ट किया है और किसने नोमोथेटिक अप्रोच को सपोर्ट किया है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नेम है ये, एक तो है एल्फ्रेड हेटनर का, उन्होंने क्या कंसेप्ट किया था, कोरोलॉजी का। और एक आता है रेकलेस का जो कि हमने कहाँ पढ़ा था वो आप बताएंगे पिछले वीडियोस में देख के, और इनकी बुक थी वो थी ला टेरे। नेक्स्ट आता है इसमें पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट क्या होता है, एक ऐसा चेंज जो बिल्कुल मतलब पहले जो धारणा चल रही है उसको बदल के रख दे, उसको बोलते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तो ये कैसे हुआ है, पहले इसका पूरा हम कंसेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो इसमें नेम आता है वो है थॉमस कुहन का, और इनकी बुक का नाम क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन इन 1962। तो जो पैराडाइम शिफ्ट्स हुए हैं ज्योग्राफी में वो कौन कौन से हैं, कैसे हैं, वो हम डीपली अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो आता है इसमें जो आता है वो है एक्सप्लोरेशन का, जहां से हमारा जो है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है। एंशियंट जो टाइम है वहां से सबसे पहले जो वॉयजेस हैं वो जाना स्टार्ट करते हैं समुद्र में। यूरोपियंस जो हैं वो वर्ल्ड ट्रेवलिंग स्टार्ट करते हैं और वॉयजेस के थ्रू वो वर्ल्ड ट्रेवल करते हैं। तो इसमें आता है नाम वेरेनियस का, इमैनुअल कांट का। नेक्स्ट आता है इसमें जिसमें जो स्कूल आता है डिटर्मिनिज्म का, यानी कि नेचर को सुप्रीम बताया गया है सेकंड पैराडाइम शिफ्ट में। सबसे पहले तो जो फर्स्ट होगी वो तो होगी एक्सप्लोरेशन की, यानी कि उसमें बेसिकली ढूंढा जा रहा है, मैप प्रैक्टिस हो रही है, मैप बनाए जा रहे हैं। जैसे कि हमने इसमें जो ग्रीक्स हैं, रोमन्स हैं, इन्होंने क्या किया बेसिकली पूरे देश वर्ल्ड में घूमे और उनके बेसिस पे मैप्स बनाने स्टार्ट किए। तो ये तो हो गया पहला जो पैराडाइम शिफ्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो शिफ्ट आता है पैराडाइम शिफ्ट
वो आता है डिटर्मिनिज्म का, स्कूल ऑफ डिटर्मिनिज्म। इसमें क्या बताया गया कि नेचर है वो सुप्रीम है, और इसके जो सपोर्टर्स हैं वो हैं हम्बोल्ट, रिटर, डार्विन, रेडजल, डेविस, हटिंगटन और मैकेंडर। ये कुछ नेम्स हैं जोग्राफर्स के जो कि डिटर्मिनिज्म स्कूल को सपोर्ट करते हैं। और इसी के बाद, इसी के रिस्पॉन्स में जो है विडाल डी लाब्लाश बताते हैं कि नहीं, नेचर सुप्रीम नहीं है, कहीं कहीं जो है, कहीं कहीं नहीं, मतलब मैन है वो अपनी टेक्नोलॉजी और माइंड को यूज करके नेचर पर विजय प्राप्त कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज करके। तो ये बताया गया है पॉसिबिलिज्म में। जैसे कि जो डेजर्टिक हैं, एरियाज हैं, जैसे कि दुबई हो गया, लॉस एंजलिस हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, ये कुछ ऐसे सिटीज हैं जो आज के टाइम पे वर्ल्ड सिटीज बन चुकी हैं डेजर्ट होने के बावजूद। यानी कि मैन ने अपनी विजडम का प्रयोग करके इनको डेवलप इस हद तक कर दिया है कि वहां पे जो नेचर है वो सुप्रीम पावर नहीं रही है। तो ये पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आया डिटर्मिनिज्म के रिस्पॉन्स में। तो ये है हमारी सेकंड पैराडाइम शिफ्ट। नेक्स्ट आता है इसमें रीजन पैराडाइम शिफ्ट, जिसमें कि एरियल डिफरेंशिएशन और रीजनल सिंथेसिस का कंसेप्ट दिया गया है। एरियल डिफरेंशिएशन का किसने दिया है, रीजनल सिंथेसिस का किसने दिया है, ये हम अब आगे पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि जो एरियल डिफरेंशिएशन है ये आपको पता है कि ये किसके रिस्पॉन्स में आया है, जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी आई थी ना 1859 में, उसके रिस्पॉन्स में मतलब उसी को बेस बना के आया है एरियल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। और फिर उसके बाद जो है एनिमलिज्म होनी स्टार्ट होगी। पहले तो ये कंसेप्ट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हो गया कि हाँ ठीक है, जैसे वो चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी है उसी के बेस पे बनाया गया, कि फिर उसको जो रीजंस को डिवाइड करके और उनकी यूनिकनेस को स्टडी किया गया। लेकिन फिर जो है ज्योग्राफी में एनोमलीज अक्कर होनी स्टार्ट हो गई, और उसी के कारण जो है ज्योग्राफी अपनी जो प्लेस थी वो खोना स्टार्ट कर देती है। वो एज अ सब्जेक्ट ही अपनी जो प्लेस है वो खो देती है। बहुत सारी जो वो प्रेस्टीज्ड यूनिवर्सिटीज थी वो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी को क्लोज कर देती हैं। तो उसी के रिस्पॉन्स में जो लास्ट पैराडाइम शिफ्ट है वो आता है हमारा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का, जो कि हमारा 1960s में आता है। और इसमें जो क्या है, जो पॉजिटिविज्म और क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, इन्होंने जो है ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक प्लेस दिलाने में मदद की है इन द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी। सो इस तरह से हमारी जो पैराडाइम शिफ्ट्स हैं ये अक्कर हुई। और फिर जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन है, पॉजिटिविज्म है, इसके रिस्पॉन्स में आते हैं बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, फेमिनिज्म ज्योग्राफी, रेडिकलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। ये सब ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये है हमारे पैराडाइम शिफ्ट्स। और इसमें जो मेजर नेम आता है वो आता है थॉमस कुहन का, जिन्होंने जो कंसेप्ट दिया था पैराडाइम शिफ्ट्स का वो दिया था थॉमस कुहन ने। इसके बाद पढ़ते हैं हम पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी। पर्सपेक्टिव्स इन ज्योग्राफी में सबसे पहले आता है पॉजिटिविज्म। इसमें क्या है कि इसमें जो साइंस, ज्योग्राफी को एज अ साइंस ट्रीट किया गया है, यानी कि इसको नोमोथेटिक और एम्पेरिकल अप्रोच, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे स्टडी करना स्टार्ट किया ज्योग्राफी को। इसमें बिल्कुल फैक्चुअल जो डाटा है जो प्रूव किया जा सकता है उसी को लेना स्टार्ट कर दिया पॉजिटिविज्म ने, और जो ह्यूमन कंसेप्ट है, जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उसको इग्नोर कर दिया। तो इसमें सबसे पहले तो जो बिगेस्ट रेवोल्यूशन आया है वो आया है पॉजिटिविज्म का। इन्होंने, जैसा कि मैंने बताया कि जो नॉर्म्स, वैल्यूज और वो हैं उनको बिल्कुल एकदम से डिनाई कर दिया, डिनायल फेज में आ गए, और ये एंटी अथॉरिटेरियन कंसेप्ट उभर के आया पॉजिटिविस्ट का। यानी कि ये जो अथॉरिटी थी उसके अपोजिट में इन्होंने कंसेप्ट दिया है पॉजिटिविस्ट ने। उस टाइम पे क्या अथॉरिटी थी कि सब कुछ जो है भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो अर्थ है वो भगवान की मर्जी से चल रही है, जो माउंटेन्स बनाए हैं वो भगवान ने बनाए हैं। तो ये कंसेप्ट था। तो जब उस टाइम पे पॉजिटिविज्म का जो कंसेप्ट आता है वो अगेंस्ट अथॉरिटी आता है, और ये दिया था, इसमें सबसे बड़ा नेम आता है वो आता है ऑगस्ट कॉम्टे का। ठीक है, इसके बाद आता है इसका क्रिटिसिज्म। पॉजिटिविज्म का सबसे पहले क्रिटिसिज्म समझेंगे हम एग्जांपल से। इन्होंने जैसे कि बताया कि नॉर्म्स, वैल्यूज कहीं मैटर नहीं करती अगर ज्योग्राफी को एक सब्जेक्ट बनाना है तो, लेकिन
हम इंडिया से का ही एग्जांपल लेते हैं, जो पंजाब है वहां की लैंड बेस्ट सॉइल है उसके पास टबैको ग्रो करने के लिए, लेकिन सिखिज्म जो है वो टबैको को अपोज करता है। इस वजह से जो पंजाब है वहां पर टबैको कल्टीवेट नहीं किया जाता। तो ये है सबसे बड़ा एग्जांपल क्रिटिसिज्म पॉजिटिविज्म का, क्योंकि इसमें जो मैन है, जो उसकी थिंकिंग है, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज है, उसको कंप्लीटली डिनायल फेज में ला दिया था। तो इतना एक्सट्रीम इसमें बात की गई थी, सिर्फ इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन पे ही बात की गई है। इसके ही रिस्पॉन्स में आता है फिर बिहेवियरलिज्म। इसमें जो नेम आता है वो आता है जूलियन वोलपार्ट का। इसमें क्या बोला गया कि जो भी सब्जेक्टिव मैटर है, जैसे कि पॉजिटिविज्म है, वो एकदम ऑब्जेक्टिव फेज में चला गया था, लेकिन इन्होंने बताया कि मैन की जो थिंकिंग है, डिसीजन मेकिंग पावर है, वो उसके नॉर्म्स, वैल्यूज और इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट है। यानी कि वो किसी चीज को देखता है और उसके लिए उसके माइंड में क्या इमेज बनती है, उसके बेस पे वो क्या डिसीजन बनाता है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बिहेवियरलिज्म का कंसेप्ट आया पॉजिटिविज्म के डिससेटिस्फैक्शन में। इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे? सबसे पहले तो इसमें जो मैन की थिंकिंग पावर है उसको बताने की, उसको इंपॉर्टेंस देने की कोशिश की। फिर इन्होंने जो है जो बिल्कुल एकदम ऑब्जेक्टिव हो गया था ज्योग्राफी, उसको सब्जेक्टिव की तरफ लाने की प्रयास किया। नेक्स्ट इन्होंने सोसाइटी को इंपॉर्टेंस ना देके इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया। तो ये इसका सबसे मेन कंसेप्ट है और इसी पे क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें इंडिविजुअल को मोर इंपॉर्टेंस दी गई ओवर ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है इसमें क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में क्या आता है कि जो ये लैक करता है किसमें, इंपेरिकल फाइंडिंग्स में, यानी कि इसमें जो है रीजनिंग के बेस पे जो एकदम प्रॉपर एविडेंसेस हैं उनकी कमी है। नेक्स्ट पुअर कम्युनिकेशन है, और इसमें जो टर्मिनोलॉजीज हैं जो डिफाइन की गई हैं वो भी थोड़ी क्लीशे में है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म दिए गए थे बिहेवियरल ज्योग्राफी के। इसके बाद आती है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी या फिर ह्यूमनिज्म। इसमें जो नेम आते हैं वो आते हैं फेब्रे, विडाल डी लाब्लाश, शावर, वुलरिच, हार्टशॉन एंड किर्क। तो इन्होंने किसको एडवोकेट किया है? ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी की अप्रोच को। और जो मेंटल मैप का कॉन्सेप्ट है ना, ये आया था हमारा बिहेवियरलिज्म जो कंसेप्ट आया है उसी में मेंटल मैप का कंसेप्ट आया था। यानी कि अगर हम, जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं, सुबह उठ के हम जब कोचिंग जाते हैं, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसमें एक मैप बना हुआ है। अगर हम ध्यान भी ना देना तो भी हम उसी तरफ टर्न करेंगे जहां हमारा कोचिंग का रास्ता है, क्योंकि हमारे जो माइंड है उसमें वो मेंटल मैप बन चुका है। तो उस तरह से ये मेंटल मैप का कंसेप्ट आया था बिहेवियरलिज्म में, और ये दिया था गोल्ड ने 1966 में। अब हम ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी में देखते हैं। इसमें जो है सबसे पहले इसके थीम्स हैं, ये 5 थीम्स हैं। सबसे पहले तो इसमें है ज्योग्राफिकल नॉलेज, कि ज्योग्राफिकल नॉलेज कितनी है आपको अपने सराउंडिंग्स की। नेक्स्ट आता है इसमें, उसी के बेस पे आपको पता है कि जो ज्योग्राफिकल नॉलेज आप लेके चलोगे उसी के बेस पे आपको मेंटल मैप डेवलप हो जाएगा अपनी सराउंडिंग्स का। नेक्स्ट आता है इसमें टेरिटरी एंड प्लेस का। जो एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको अपनी टेरिटरी से जो है एक अटैचमेंट होती है और उसी की वजह से ही वो वहां पर रहने के लिए इंसिस्ट करते हैं और उसको जो अपनी टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उनका जो सर्वाइवल है वो मेंटेन रहे। नेक्स्ट आता है क्राउडिंग एंड प्राइवेसी। क्राउडिंग एंड प्राइवेसी में क्या है कि जो कल्चर है, सोशल इंस्टीट्यूशन है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये न कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्राउडिंग करने के कारण आपकी स्ट्रेस को कम भी कर रही हैं और ज्यादा भी कर रही हैं। अगर वो हद से ज्यादा हो जाए तो वो स्ट्रेस का काम करती हैं, अगर वो आपको ठीक समय पे आपको हेल्प कर दे तो वो आपकी जो स्ट्रेस है उसको दूर कर रही है। तो ये प्राइवेसी और क्राउडिंग का कंसेप्ट आया था। नेक्स्ट आया था इसमें लाइवलीहुड एंड इकोनॉमिक्स। ये जो इसमें ये जो लास्ट वाले 3 है ना, ये ज्योग्राफी की सब्जेक्ट मैटर से कहीं से भी बिलोंग नहीं करते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक जो ज्योग्राफी थी वो एकदम फेल थी। इसमें बस बेसिक लाइन ये है कि पीपलिंग ऑफ
ह्यूमन ज्योग्राफी किया गया है, यानी कि इसमें बेसिकली एकदम ह्यूमन के अराउंड ही जो सब्जेक्ट मैटर है वो बनाने की कोशिश की गई है ज्योग्राफी का। नेक्स्ट इसमें आता है क्रिटिसिज्म। इसमें जो है ह्यूमन पे बहुत ज्यादा ओवर इम्फेसिस किया गया है और उसकी वजह से जो कोर कंसेप्ट है ज्योग्राफी का उसको इग्नोर कर दिया गया है। ये है ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म में एक तो ये जो चार नेम है वो आपको एकदम याद करके जाने हैं। सबसे पहले तो है फ्रेडिनांड, उसके बाद आता है एंथनी गिडेंस, पेरी बर्डिन और जीन पियाजे। ये चार के चार नाम आपको रट के जाने हैं स्ट्रक्चरलिज्म में। और इसमें जो जीन पियाजे की जो स्टेटमेंट है और जो गिडन्स की स्टेटमेंट है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। इनके स्टेटमेंट पे ये पूछा जा चुका है कि ये स्टेटमेंट कही किसने है। इन्होंने स्ट्रक्चर को एक कंटिन्यूअस फ्लो बोला है और एक प्रोसेस बोला है, प्रोसेस रिप्रोड्यूस्ड बाय एक्शंस। और जीन पियाजे ने बोला है दैट प्रोसेस ऑफ गैदरिंग नॉलेज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस एंड देयरफॉर स्ट्रक्चर्स। Each stage in the development of knowledge has its own characteristics and system, and knowledge itself consists of structures. ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको याद करके जानी है किसने क्या बोली थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फेमिनिज्म। फेमिनिज्म में आपको कुछ याद नहीं करना है, एक तो नाम याद करना है इसने फेमिनिज्म में, ठीक है। और एक आपको याद करना है कि फेमिनिज्म कितने टाइप का है, लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, रेडिकल, ये। और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लिबरल हो गया तो उसमें आपको पता है कि उसमें लिबरलिज्म होगा। मार्क्सिस्ट हो गया तो वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट होगा। सोशलिस्ट हो गया तो उसमें जो सोशल बिहेवियर है, जो फीमेल है उसके जो सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर बात की जाएगी। रेडिकलिज्म में एकदम से रेडिकल जो है रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरह से आपको याद करके जाना है और इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही आपको याद करना है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आता है इसमें पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या कंसेप्ट है, इसमें बोला गया है कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, अगर कोई सच बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, कोई LGBTQ कम्युनिटी से है, कोई स्ट्रेट है, कोई जो है वो उसकी अपनी सोच है और वो सही है, यानी कि सबकी सोच अलग अलग है और वो अपनी उस सोच के अकॉर्डिंग सही है। ये है मेन कंसेप्ट पोस्ट मॉडर्निज्म का। जो पहले वाली जो 1900s की जो जनरेशन थी वो थी मॉडर्न, और जो अब ये आ गई है 2013 के बाद की जो जेंजीज आ गए हैं, ये आ गए हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। अब जो फेज चल रहा है वो चल रहा है पोस्ट मॉडर्निज्म का। इसमें जो कंसेप्ट दिया गया है कि जो जैसे चल रहा है वो अपने अकॉर्डिंग ठीक है, उसकी जो भी सोच है वो उस सोच के अकॉर्डिंग ठीक है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, कोई सच बोल रहा है तो वो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक है। ये है हमारा इस चैप्टर का एंड। इसमें लास्ट की जो दो लाइन है ये और याद करनी है। टाइम ज्योग्राफी का कंसेप्ट किसने दिया है, टी हैगरस्टैंड ने। और ये वाली जो लाइन है, द ग्रेट लेसन ऑफ 20th सेंचुरी इज दैट ऑल द ग्रेट ट्रूथ आर फॉल्स, ये बोली है ग्रीगेरी ने। ये थोड़ा यहाँ पे कट गया है, ये आपको याद करनी है दोनों स्टेटमेंट्स। बस इसमें और ज्यादा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, मिलते हैं